बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 7 अक्टूबर है, साल 2020। रजब तय्यब एर्दोगान ने सऊदी अरब को वापस लेने का इंदिया दे दिया। इसके साथ ही शाही खानदान के अंदर तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। क्या मोहम्मद बिन सलमान के बादशाह बनने के लिए खतरा हायल हो चुका है? हालिया सऊदी अरब और तुर्की की कशीदगी क्यों इजाफा हो रहा है, इस पर भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सऊदी अरब और तुर्की के तनाज़ात को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि इन दोनों की तारीख का थोड़ा मुख्तसर अहाता किया जाए। इसका बैकग्राउंड ये है कि बेसिकली ये सारा इलाका जो है ये सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। आजकल एक अर्तगल नाम का ड्रामा और उस्मान की सीरीज भी चल रही है, जिसके ज़रिए तुर्की ये बताना चाहते हैं कि किस तरह उन्होंने मेहनत मुशक्क़त करके इस्लाम का अलम बुलंद रखा। उनके आबाओ अजदाद ने इस्लाम की सरबलंदी के लिए दुनिया के 3 बर्र-ए-आज़मों पर मुसलमानों की हुकूमत कायम रखी। और उस ज़माने के अंदर मैं आपको बता दूँ, रूस, यूरोपीय ममालिक, फ्रांस समेत और इनके साथ ही अमेरिका, वो इस तरह की ताकतें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद ये मुसलमानों के खिलाफ सबसे बड़ी ताकतें मानी जाती थी। लेकिन उनको ये भी मालूम था कि जब तक ये सल्तनत उस्मानिया कायम है, उस वक्त तक मुसलमानों का बाल बीका नहीं किया जा सकता। चूंकि जब सुल्तान एक दफ़ा हुक्म देता था तो उसकी ताबेदारी पूरे आलम इस्लाम में की जाती थी। तो बहुत सारे इलाके, खित्ते जो मौजूदा दौर में मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर तकसीम हो चुके हैं, ये खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा होते थे और उस्मानी सल्तनत का जो सुल्तान होता था उसका हुक्म चलता था। बाद जब बहुत साजिशें होने लगी, कुछ सुल्तान की कमजोरियों की वजह से, जिस तरह रियासतों के अंदर ये अमूमन होता है कि बाज़ औक़ात कोई क़यादत नायल हो जाती है, थोड़ी सी कमज़ोर आ जाती है, तो उसका फ़ायदा दुश्मन ममालिक उठाते हैं। ऐसे ही मीर जाफ़र और मीर सादक का किरदार अदा करने वाले लोग सामने आए। ये जो मौजूदा इलाका है जिसको हम सऊदी अरब और उर्दन कहते हैं, अगरचे जो इराक है, शाम है, फ़लस्तीन है, ये सारे इलाके जो है इस तरह के ये सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर तसल्लुत थे। लेकिन ये जो उर्दन और सऊदी अरब का इलाका है, बेसिकली यहाँ पर 2 ख़ानदान आबाद थे जो बड़े, अगरचे ये कबाइल के अंदर तकसीम था, एक आले सऊद और एक आले शरीफ। याद रखें, ये आले शरीफ नहीं है जिसका जिक्र हम शरीफ बरादरान के वालिद मोहम्मद मियाँ शरीफ के नाम से करते हैं, बल्कि ये अरब के उर्दन के रहने वाले आले शरीफ खानदान है। अब ये दोनों खानदान जो है, इन्होंने अंग्रेज का इस जंग के अंदर बड़ा साथ दिया, वफादारी दी। जैसे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े जो जागीरदार हैं, सरमायादार हैं, जो आजकल उनमें बहुत सारे खानदानों के लोग MNAs होते हैं, असम्बलियों में पहुंचते हैं, इन्होंने अंग्रेज की नौकरी की, जागीरें मिली और उसका फायदा आज तक उठा रहे। इसी तरह अरब के अंदर जो है वो भी फायदा उठाया गया। यानी आले सऊद ने और आले शरीफ ने अंग्रेज का साथ दिया, मुसल्लह बगावत की, तुर्कों को कमजोर किया, साजिशें की, और बहुत सारे दुनिया के और मुल्कों के अंदर भी चूंकि तुर्क कमजोर हो रहे थे और मुख्तलिफ मुल्कों से उनका तसल्लुत जो कब्जा था वो खत्म होता जा रहा था, और आलम इस्लाम का ये जो खिलाफत का सिस्टम है, इसको तोड़ने की जो साजिश थी वो पाया तकमील को पहुंच रही थी। तो इस खिते के अंदर आले सऊद और आले शरीफ ने साथ दिया। और ये जो मौजूदा इलाका है हिजाज मुकद्दस का और उर्दन का, ये बाद आज़ाद हुआ। यानी यहाँ से खिलाफत उस्मानिया के जो सुल्तान थे वो बगैर जंग किए, खून बहाए वापस चले गए। तो आले सऊद और आले शरीफ, इन 2 खानदानों के दरमियान बाद तकसीम कार पर इख्तलाफ हुआ। तो ये तय पाया कि आले शरीफ उर्दन के मुल्क के तौर पर उनकी बाउंड्रीज बना दी गई, यहाँ पर हुकूमत करेगी, और अंग्रेज की वफादार एक दूसरी फैमिली आले सऊद, वो इस खिता यानी हिजाज मुकद्दस, नजरान से लेकर जो पूरा रियाज तक का इलाका है, यहाँ पर हुकूमत करेगी। तो ये इस तरह तकसीम कार कर दी गई। इस वजह से तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान मुसलसल जो है वो इख्तलाफ वाक़ रहा है। एक मसल की इख्तलाफ भी है, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर जो आले सऊद खानदान आया, उन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का प्रचार किया और एक वहाबी नया फिरका वजूद में आया, जिसने बहुत सारे इल्जामात मुसलमानों पर लगाए। और तुर्क और दीगर जो मुसलमान थे, ये खालिस अहले सुन्नत थे, जो असल सूफिया की तालीमात थी, जो इस्लाम की रूह थी, उस पर ये अमल पैरा थे। ये भी एक नजरियाती, फिक्री और मसल की इनके दरमियान इख्तलाफ वाक़ है। इसके साथ चूंकि ईरान आपको इल्म है अहले तशीह का मुल्क है, तो इस वक्त वहाबी, सुन्नी और अहले तशीह, ये 3 जो तबका फिक्र हैं, ये आपस के अंदर बाम दस्तो गिरेबान रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं, हालिया जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं उनके अंदर तुर्की बहुत तेजी के साथ तरक्की करता हुआ मुल्क है, और तरक्की करता हुआ मुल्क जो है उसकी वजह से सऊदी अरब के लिए कई दफ़ा उसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है और आपस के अंदर मुखालफत पैदा हो जाती है। कमाल अतातुर्क ने जिस तरह तुर्की को एक सेकुलर स्टेट बनाया और मुआहदा लोजान के तहत यहाँ से इस्लाम को
बेदखल कर दिया गया, दाढ़ी पर पाबंदी लगा दी गई, अजान पर, नमाज पर, मस्जिदों पर, इस्लामी शायर पर पाबंदी लगी। लेकिन उसके बाद बिल आखिर रजब तैयब एर्दोगान और ये जो आक पार्टी है, ये इस तरीके से आए कि बेसिकली इनकी दाढ़ियां तो नहीं थी, चूंकि तुर्की के अंदर इस तरह का कल्चर नहीं था, लेकिन इस्लाम से इनकी मोहब्बत थी। तो अब तुर्की सेकुलर स्टेट से एक रिलीजियस स्टेट की तरफ वापस पलट रहा है, जबकि सऊदी अरब एक रिलीजियस स्टेट से अब सेकुलरिज्म की दोबारा तरफ पलट रहा है। ये भी एक और जो है इनके दरमियान फर्क है। अब जो है एक बड़ी अनाउंसमेंट की है जो तुर्की के प्रेसिडेंट है, उसके बाद बड़ी तशवीश पैदा हो गई है। पहली बात तो आपको इल्म है, मुआहदा सेवरे हुआ 1920 के अंदर, 1923 के अंदर एक मुआहदा लोजान हुआ, जिसकी आप अक्सर बात सुनते हैं, जिसके अंदर कहा जाता है कि 100 साल के बाद तुर्की वापस खिलाफत उस्मानिया की तरफ पलटेगा। लेकिन मुआहदे के अंदर मैं आपको दस्तावेज के अगर नुकात की बात करूं तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात चीजें गलतफहमी पर मबनी होती हैं। इस पर मैं किसी टाइम और आपको वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बताऊंगा। लेकिन यहां पर यह बात आम है जो तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से जनरल असेंबली से खिताब किया है, उसके बाद जो अरब मुबस्सिरीन ने इस पर बड़ी आम डिस्कशन कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि क्या तुर्की वापस सऊदी अरब को ले सकता है या नहीं ले सकता। तो अब वो कहते हैं कि एर्दोगान ने जो बात की है, वो कहते हैं कुछ खलीजी ममालिक खित्ते में अदम इस्तेकाम पैदा करने वाली पॉलिसियों पर गामजन है। ये बात भी फरामोश नहीं होनी चाहिए कि ये ममालिक कल मौजूद नहीं थे और आने वाले कल में भी ये मौजूद नहीं होंगे। ये जो अनाउंसमेंट है वो कहते हैं इसलिए हम अल्लाह के हुक्म से हमेशा अपना परचम को बुलंद करते रहेंगे। और ये बात जो है वो रजब तैयब एर्दोगान ने की है। ये जो बात है इसके अंदर बड़ा मैसेज है जो उन्होंने कन्वे किया। उन्होंने कहा ये जो सऊदी अरब है, ये यूएई है, बहरीन है, इस तरह के ममालिक जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया है और ये यहूदियों का साथ दे रहे हैं, ये पहले मौजूद नहीं थे और आइंदा भी शायद ये मौजूद ना हो। लेकिन तुर्क ये खड़े रहेंगे और इस्लाम की सरबलंदी के लिए अपना जो काम है वो सरअंजाम देते रहेंगे। और आप देखते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जहां भी मुसलमानों का कोई मसला पैदा होता है, तुर्की अनाउंसमेंट करता है, तुर्की उसकी हमायत करता है बड़े वादे अंदाज के अंदर। आजकल आज़रबाईजान के साथ जो है वो बिल्कुल वादे अंदाज में खड़ा है। तो इससे जो आलम इस्लाम की आवाम है और आलम इस्लाम की जो हुकूमतें हैं उनके दरमियान असर और रसूख तुर्की का मुसलमान मुल्क के हवाले से बढ़ रहा है। इसके साथ ही अगरचे हरमैन शरीफैन की जो खादम है वो सऊदी अरब के फरमा रवा हैं, लेकिन उनका आलम इस्लाम की आवाम और ममालक के अंदर वो कदर जो पहले मंजिलत थी वो कम होती दिखाई दे रही है। ये जो स्टेटमेंट जनरल असेंबली के अंदर दी है, इसके बाद वो कहते हैं कि ये इंदिया दिया है तुर्की के प्रेसिडेंट ने, जो सियासी मुबस्सरीन है दिफाई तजिया निगार कहते हैं कि दोबारा वो सऊदी अरब और हिजाज मुकद्दस वापस लेगा जब उसके पास ताकत आएगी। चूंकि उन्होंने कहा है कि ये मुल्क पहले मौजूद नहीं थे और आइंदा भी मौजूद नहीं होंगे और तुर्की जो अपना परचम है वो बुलंद रखेगा अल्लाह के हुक्म से, इसको कोई भी नीचे नहीं कर सकता। तो इस पर बड़ी आम बात हुई। अब हालिया जो बयानात हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, इसके बाद वहां के जो सऊदी अरब के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट है, सरबराह हैं अजलान उल अजलान, उन्होंने एक ट्वीट की। उन्होंने अपने सऊदी अवाम को ये रिक्वेस्ट की कि अब जो जिस तरह तुर्क कर रहा है, हमारी क़यादत, हमारे मुल्क, हमारे शहरियों के खिलाफ तुर्क हुकूमत की मुसलसल दुश्मनी के रद्द अमल में हर सऊदी ताजर और हर सऊदी सरमायाकार वो तुर्क अशिया का बाइकाट करे, कोई भी वहां से इंपोर्ट ना की जाए और वहां पर सैर सियाहत के लिए ना जाया जाए। अब एक तो इनका तनाज़ा बना था, जो जमाल खाशकी जो सहाफ़ी था उसको इस्तांबुल के अंदर सऊदी सफारत खाने में जो मर्डर किया गया और अभी 5 लोगों को उसमें सजाएं भी हो रही हैं जो मौजूद तो नहीं है सऊदी अरब के अंदर। अब ये जो है इस बाइकाट के असरात क्या होंगे, इस पर भी बात हुई है। वो कहते हैं कि मुआशी असरात जो इस वक्त $5 अरब की जो दरामदात और बरामदात आपस के अंदर जो तजारती हुजम है सऊदी अरब और तुर्की का, और वो $2.5 अरब दोनों ममालिक का एक दूसरे के साथ है, इसका इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। फिर यकतरफा तौर पर आलमी कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब जो है वो तजारत ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 1000 कंपनीज जो है वो तुर्की के अंदर मौजूद हैं सऊदी अरब की, और अभी ताज़ा जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वहां पर की गई हैं। 8 लाख लोग सालाना सऊदी अरब से तुर्की विजिट के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हज और उम्रे के लिए आते हैं, वैसे विजिट के लिए तो कम भी लोग आते हैं तुर्की और दीगर दुनिया से। तो ये इसको छोड़ना, और फिर जो आलमी कवानीन है उसके मुताबिक, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके रूल्स के मुताबिक सऊदी अरब जो है इस तरह बाइकाट नहीं कर सकता और उसके लिए मुश्किलात होंगी और आलमी अदालत तुर्की के हक में फैसला देगा।
تو یہ جو باہمی تجارت ہے یہ اس حوالے سے ختم ہونا اس کا لیے نہیں ہے، لیکن ہاں عوام کے اندر جو ایک لہر ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، اور آپس میں جو ترکی ہے وہ ہماری ریاست کو، ہمارے حکمرانوں کو مسلسل ٹارگٹ کر رہا ہے، اس کے کتنے اثرات ہوتے ہیں سوشل میڈیا صارفین اس حوالے سے مختلف قسم کے فگرز دے رہے ہیں۔ ایک معاہدہ لوزان ہے، اس کا بڑا ذکر ہوتا ہے، معاہدہ سیورے جو اس سے بھی قبل ہوا، جس کے ذریعے ترکی سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، یہ 1920 میں ہوا اور 1923۔ تو اس حوالے سے ہم کسی ویڈیو میں پھر ڈسکس کریں گے، لیکن یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد سعودی شاہی خاندان جو ہے اس کے اندر عام میٹنگز چل رہی ہیں، مشاورت ہو رہی ہے کہ اگر کل کو جو ترکی ہے اس کو کمزور نہیں کرتے تو یہ ترکی ہمارے لیے خطرہ بن جائے گا، اور محمد بن سلمان کی جو بادشاہت ہے اس کے لیے بھی ترکی خطرہ بنتا رہے گا۔ اس لیے ابھی جو آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان معاملہ ہے اور بہت سارے معاملات ہیں، جو اسرائیل کے ساتھ معاملات ہیں، اس تناظر میں پوری کوشش کر رہے ہیں عرب ممالک اور مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک کہ ترکی جو ہے وہ کسی جو ہے وہ جال کے اندر پھنسے اور اس کو دبوچ لیا جائے اور یہ مسلمان ملک جو ہے وہ کمزور ہو۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر ان کے اندر کیا ڈیولپمنٹس آتی ہیں۔ اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔